जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम युग क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैथ्स का गायत्री मंत्र। कल हमने पढ़ाया था a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, क्यूब, ये सारे बता दिए थे। तो आज जो है किसका गायत्री मंत्र होगा? आज होगा जितनी भी 2D आकृति हैं, वैसे जितनी भी नहीं, हम 2 से 3 बताएंगे और उनको जो है बार बार जब देखेंगे तो याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम वर्ग से। तो आज का जो सूत्र है वर्ग, तो सबसे पहले तो वर्ग होता क्या है? वर्ग जो होता है 4 भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? वर्ग। हमने क्या किया, इसके नाम दे दिए। अब यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी वर्ग क्या होता है कि वर्ग 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है और इसमें जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर हम मान लो भुजा को मान ले ए, हमने क्या मान लिया, और भुजा को ए भुजा भी कहते हैं और भुजा को ही क्या कहते हैं? कोर। ये तो हमने क्या मान लिया, भुजा क्या है? ए है। तो अब देखो, सबसे पहले वर्ग के बारे में अगर बात करें तो वर्ग का अगर कहें तो क्षेत्रफल सबसे पहला सूत्र है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखो वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? अगर आप पहले देखेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ लंबाई चौड़ाई बराबर है तो ए गुणे ए हो जाएगा। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? ए स्क्वायर। अब दूसरा, क्षेत्रफल का मतलब होता है कितनी जगह पर। क्षेत्रफल मतलब एरिया का मतलब ये कितनी जगह पर बना हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल समझ में आ गया। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और क्षेत्रफल को एरिया। तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब दूसरा सूत्र देखते हैं, वर्ग का परिमाप, परिधि तो वृत्त में आ जाती है। वर्ग का परिमाप, तो परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब जो इतनी इसकी चारों भुजाएं 5 होती, 5 जिसमें जितनी होती, तो वर्ग का परिमाप का मतलब इसकी चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ चारों भुजाओं का योग क्या हो गया? 4a। यहाँ रटना नहीं है, परिमाप का मतलब समझना है कि होता क्या। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। अगर त्रिभुज में पूछ ले तो तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे क्या हो गया? 4a। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? जगह का मतलब L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहाँ पे सेम है इसलिए ए स्क्वायर। अब तीसरा सूत्र जो होता है वो होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? अब देखो, वर्ग का विकर्ण की बात करें तो यहाँ ये कह सकते हैं डी से लेके बी तक की दूरी, या ए से लेके सी, ये क्या है? वर्ग का विकर्ण है। अब देखो, वर्ग का विकर्ण, अब हम कहें ए से सी तक के या बी, तो यहाँ अगर अच्छे से देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय बन गया तो ये ए है, ये ए है, हमें ये निकालना है। अब देखो, यहाँ रटना नहीं है कि वर्ग का विकर्ण आ गया, कैसे रटो नहीं, अब समझना है। अगर निकालेंगे तो देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ ए स्क्वायर जुड़ जाएंगे, 2a स्क्वायर हो जाएंगे। तो सूत्र सीधा सा बन जाता है, क्या बनता है? वर्ग का विकर्ण हो जाता है a√2। तो यहाँ हमारे वर्ग के 3 मेन जो सूत्र हैं वो हैं, वर्ग का क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो a स्क्वायर, और अगर वर्ग का परिमाप पूछा जाता है तो 4a, और अगर वर्ग का विकर्ण पूछा जाता है तो a√2। अब इसके बाद दूसरे सूत्र पर आते हैं। अब देखो, वर्ग और आयत में अंतर क्या होता है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आयत। देखो, आयत में क्या होता है? लंबाई के बराबर होते हैं और चौड़ाई के बराबर होते हैं। ए बी सी और ये डी। लंबाई के बराबर होगी और चौड़ाई के बराबर। अगर लंबाई को हम L मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया? लंबाई को L, तो ये भी L हो जाएगी। अगर चौड़ाई को B मानना तो ये भी क्या हो जाएगी? B हो जाएगी। अब देखो, हमें लंबाई चौड़ाई पता चल गई, तो सेम वही आयत का अगर कहें क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब L गुणे B। अब अगर बात करें आयत का
परिमाप। तो अब यहाँ पे जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। तो देखो वैसे तो 2 बाहर कर लो l प्लस बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो l कितनी बार है, 2 बार, तो 2l हो गया, प्लस b कितनी बार है, 2 बार। जहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2l प्लस b। तो हमारा जो सूत्र बना वो क्या बना, 2l प्लस b। ये होता है आयत का परिमाप। इसके बाद आयत का विकर्ण देखते हैं। आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण देखो सेम वही होता है, अंडर रूट, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगी। यहाँ मान लीजिए निकालना है तो ये बन गई एक पूरी पाइथागोरस प्रमेय। विकर्ण बराबर अंडर रूट l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, आयत का विकर्ण। अब अगर कहा जाए आयत और वर्ग में अंतर क्या होता है, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं, चारों की चारों सेम होती है, लेकिन यहाँ आमने सामने की बराबर होती हैं। आयत का क्षेत्रफल की बात करें, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप की बात करें, 2l प्लस बी। और आयत के विकर्ण की बात करें तो अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आयत। और तीसरा सूत्र अब देखते हैं क्या है। अब तीसरा सूत्र है वृत्त का। वृत्त जो है, वृत्त के सूत्र क्या होते हैं, तो देखो वृत्त, सबसे पहले केंद्र से चारों ओर की दूरी क्या होती है, किसी एक बिंदु से चारों ओर की दूरी बराबर होती है। अब यहाँ देखो हमें ये पता होना चाहिए कि ये है इसका मध्य बिंदु जिसको कहते हैं केंद्र, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी, ये हमेशा केंद्र से चारों ओर तक क्या होती है, बराबर। तो यहाँ केंद्र से इसको कहते हैं परिधि। यहाँ देखो केंद्र से परिधि तक की दूरी, वो चाहे जिधर से भी नापे, हम केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और अगर परिधि में दोनों ओर केंद्र से होकर कोई रेखा जाती है, किरण जाती है, तो यहाँ पे अगर केंद्र से होकर देखो सीधी लाइन जा रही है तो उसको क्या कहेंगे हम, व्यास। अब यहाँ से मैं सीधा खुद पता चल रहा होगा कि व्यास जो है त्रिज्या से 2 गुना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है किसका, त्रिज्या का। तो यहाँ जब व्यास को d डायमीटर d से जो है प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर क्या होता है, 2r। तो पहला हमारा सूत्र बना जो व्यास d बराबर 2r, या फिर लिख सकते हैं r निकालना है तो r बराबर d बटे 2। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, हमेशा आधी होती है। अब सेम वही जैसे हमने आयत का क्षेत्रफल बताया था, उसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब दूसरा पाई का मान क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पाई का मान नहीं पता रहता, तो पाई का मान होता है 22/7। और हमने बताया था पाई जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, जबकि 22/7 कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब परिधि हमने अभी बताई, ये पूरी दूरी। अगर कहा जाए एक वृत्त के आकार का खेत है और खेत की चारों ओर रस्सी बांधनी है, तो क्या निकालेंगे, तो वहाँ पर हम परिधि ही निकालेंगे। इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं जो हम आगे चैप्टर में जरूर पढ़ाएंगे। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ये हो गया हमारा वृत्त के क्षेत्रफल। अब देखो एक और आ जाता है वृत्त के साथ साथ अर्धवृत्त। तो अब देखो अर्धवृत्त में बस इतना सा फर्क होता है कि अर्धवृत्त जो है हम इधर थोड़ा सा बता देते हैं, ये है वृत्त और यहाँ पे ये कुछ बन गया इस प्रकार से अर्धवृत्त। अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर बात करें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो यहाँ पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² है, तो इसको आधा कर दो तो क्या हो जाएगा πr²/2। तो ये अर्धवृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल। अर्धवृत्त की परिधि, परिधि या परिमाप कह सकते हैं।
तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? अब देखो हमको यहाँ पे परिधि में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो अर्धवृत्त की ये अगर इतनी बात करें तो ये आधी परिधि होगी। आधी का मतलब पाई आर, तो ये आधी परिधि होगी। साथ में यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक व्यास भी जुड़ा हुआ है, तो प्लस 2r। यहाँ से हम r कॉमन भी ले सकते हैं, तो बचा क्या? पाई प्लस 2। तो ये हमारी हो गई अर्धवृत्त की परिधि। तो उम्मीद करते हैं ये जो सूत्र हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इन सूत्रों को जितना हो सके उतनी बार रिवीजन करें और बार बार रिवीजन करके सारे सूत्र अच्छे से याद कर लें। तो गायत्री मंत्र हो गया है। तो अब हम जो है आज शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर, और तीसरे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो यहाँ पे चैप्टर के हमने बताया था, चैप्टर के नाम के अनुसार उनका मतलब जरूर पता होना चाहिए। तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो देखो समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है? जैसे कि मान लो लिखा है 3x + y, अगर ये लिखा हुआ है तो ये 0 के बराबर जरूर होना चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये समीकरण नहीं होगा, क्योंकि दोनों ओर बराबर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो समीकरण होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। दूसरा क्या ध्यान रखना है? अब रैखिक का मतलब क्या होता है? तो रैखिक का मतलब होता है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, वो होता है रैखिक समीकरण। अब दो चर का मतलब जहाँ पे चर का मतलब ए से लेके जेड तक जो ये अक्षर होते हैं इनकी संख्या 2 होनी चाहिए। जैसे कि मान लो 3x + 4y हो गया, या y हो गया बराबर 0, 6x बराबर 4y हो गया, इसको इधर कर लेंगे तब भी वही आ जाएगा। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब क्या है। तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और दो चर का मतलब जहाँ पे चरों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। अब देखो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल करने के लिए 3 विधियाँ हैं, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे। 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि है विलोपन विधि, और तीसरी विधि है वज्र गुणनखंड विधि। और तीनों विधियां जो है, तीनों में से किसी भी विधि से क्वेश्चन आ सकता है। रैखिक समीकरण युग्म में संगत रेखाओं का निरूपण तथा हम संगतता बताते हैं। देखो होता कैसे क्या है। सबसे पहले हमें पता है तुलना कैसे की जाती है, वो सारा कुछ बताएंगे जो अगले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सबसे पहले लेकिन ये देख लेते हैं। देखो A1/A2 अगर है और वो इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। तो पहला तो ये बन जाता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरा क्या बनता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीसरा क्या बनता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो यहाँ पे 3 जो है संगतताएं बनती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो तीनों संगतताएं बनती हैं, तो इनको अच्छे से पता होना चाहिए इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली जो संगतता है इसमें पूछा जाता है रेखाएं कैसी हैं। तो देखो अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ देखो ऐसे याद रखना है कि एक ऐसे लाइन जा रही है उसको काट रहे हैं, तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब दूसरा देखते हैं, जब तीनों बराबर होंगे तो इसको कहते हैं रेखाएं जो हैं कैसी होंगी? संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। और तीसरे की बात करें तो यहाँ देखो एक बराबर है, इसके बराबर नहीं, तो यहाँ कहेंगे रेखाएं जो हैं कैसी हैं? समांतर हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर कहा जाए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं संपाती हैं। अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं समांतर होंगी। संगतता पूछ लेते हैं, तो इसका निकाय कैसा होगा? संगत होगा। हम जो है इधर लिख देते हैं, इसका निकाय कैसा होगा? निकाय पूछ लिया जाता है निकाय कैसा है, तो निकाय कैसा होगा? संगत होगा। इसका भी निकाय जो है संगत ही होगा। लेकिन जब ये रेखाएं क्या होती हैं? समांतर, तो इसका निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। असंगत।
अब जो है तीसरा क्या पूछा जाता है, तो बीजगणितीय व्याख्या देखो। सबसे पहले जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसके हल होंगे अद्वितीय हल होंगे। हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल। अब दूसरे की बात करें, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 c1/c2, अगर तीनों बराबर हैं तब हल कैसे होंगे? तो जब तीनों बराबर हैं तो हल कैसे होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और अगर बात करें कि पहला तो बराबर है लेकिन दूसरा बराबर नहीं है तो इसको लिखेंगे कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड सवाल कन्फर्म एक आता जरूर है, तो इसको अच्छे से जरूर देख लें। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, हल अद्वितीय होंगे, निकाय कैसा होगा? संगत होगा। अगर तीनों बराबर हैं तो रेखाएं संपाती होंगी, हल अनेक होंगे और निकाय कैसा होगा? संगत होगा। अगर पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं होंगी, हल कोई नहीं होंगे और असंगत होगा निकाय। तो अब जो है कल हम इससे रिलेटेड जो है क्या करवाएंगे? सवाल करवाएंगे और साथ में तीनों विधियां बताएंगे। तो इसको जो है अच्छे से पढ़ लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में।